हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक। आज बात करूंगा बेसिकली सारे सब्जेक्ट्स पे और फोकस रहेगा हाफ ईयरली यानी मिड टर्म एग्जामिनेशन में। काफी सारे स्कूल के स्टार्ट हो चुके हैं और काफी सारे स्कूल के स्टार्ट होने वाले हैं। बेसिकली बात कर रहा हूं मैं सभी प्राइवेट स्कूल्स की। अगर मैं स्टेट के, दिल्ली स्टेट के बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करूं तो यहां पर एग्जाम अक्टूबर में स्टार्ट होंगे, लेकिन बात अभी सितंबर वालों की कर लेते हैं। और अक्टूबर वाले स्टूडेंट्स भी इस पर जरा ध्यान से फोकस रखना, क्योंकि तुमसे गलतियां ना हो जाए वाली और तुम भी ऐसे ही प्रिपरेशन कर सको जैसे मैं बता रहा हूं। यार बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर हमारी डेट शीट आ चुकी है और पेपरों में हमें छुट्टी नहीं मिली है। किसी पेपर में एक छुट्टी मिली है, किसी पेपर में छुट्टी ही नहीं मिली। देखो बेसिकली ये हाफ ईयरली जो एग्जामिनेशन होते हैं ना, ये फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है, एक तरीके से प्रैक्टिस है। यहां पर अगर तुम्हें छुट्टी नहीं मिली ना तो छुट्टी तुम खुद निकाल सकते हो। मान लो कि किसी पेपर में आपको एक भी छुट्टी नहीं मिली, किसी पेपर में एक छुट्टी मिली है। यार नॉर्मली बताऊं तो 2 छुट्टी हर एक पेपर में आपको चाहिए। 2 से 3 छुट्टी भी बोल सकते हो, इतनी काफी होती है अगर तुमने पहले से पढ़ रखा है। तो नहीं भी पढ़ रखा तो उनकी बात करेंगे अभी, पूरा टाइम टेबल मैनेज कैसे करना है इस पे बात करेंगे अभी। अगर तुम्हें एक छुट्टी मिली है और तुम्हें 2 छुट्टी चाहिए ना, तो जब तुम्हारे पेपर शुरू होने वाले हैं, मान लो जब आप ये वीडियो देख रहे हो और मैं कह रहा हूं कि आपके पेपर मान लो 20 सितंबर से शुरू होने वाले हैं, तो उससे पहले आपके पास बहुत सारे दिन बचे हुए हैं। मान लो 15 सितंबर से होने वाले शुरू, तो बहुत सारे दिन बचे हुए हैं। तो इन दिनों में मान लो बात कर रहा हूं मैं अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट की आपको, कि यहां पर 3 छुट्टियां चाहिए। 2 छुट्टी से भी वैसे काम चल जाएगा, 3 छुट्टी चाहिए मान लो, और आपको अकाउंटेंसी के पेपर में सिर्फ 1 छुट्टी मिली है। तो आप 2 दिन स्पेशली अकाउंट्स के लिए निकाल लो और उसकी प्रिपरेशन कर लो, तो वो 2 छुट्टी आपने खुद मैनेज कर ली। अगर इकोनॉमिक्स में आपको 2 छुट्टियां चाहिए और आपके पेपर में एक भी छुट्टी नहीं मिली, आपको गैप ही नहीं मिला मान लो, तो यार वो 2 दिन जो है इकोनॉमिक्स के लिए पहले से निकाल लो, अभी मौका है, बाद में पछताना मत। अगर मैथ्स में आपको 3 छुट्टी चाहिए और मैथ्स में सिर्फ 1 छुट्टी मिली है, तो जब से तुम्हारे पेपर शुरू होंगे ना उससे पहले ही टाइम निकाल लो मैथ्स के लिए 2 दिन का, तो वो मैथ्स की 2 दिन की छुट्टियां उसमें ही कॉम्पनसेट हो जाएंगी। एक तरीका है खुद को समझाने का भी और खुद की तैयारी करने का भी। दूसरी बात करूंगा कि प्राइवेट स्कूल के बारे में बात कर रहा हूं मेनली मैं, कि इनका पेपर कैसे सेट होता है। यार इस पेपर की सेटिंग के लिए ना मैं आपसे कुछ जुगाड़ की बात कर रहा हूं। देखो काफी साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो आपको एक अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूं और ये सच भी होगा। आप ना ये देखो कि आपको जो भी टीचर आपका सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, क्या पिछले साल भी वही पढ़ाते थे या फिर उससे पिछले साल भी वही पढ़ाते थे। इसमें ना एक चक्कर होता है कि अगर उस टीचर ने पिछले साल भी आपकी क्लास को पढ़ाया, मतलब आप तो अभी 12th में आए हो, जो इससे पहले 12th के स्टूडेंट्स हैं उनसे ही पढ़ते थे ना वो, तो उनके लिए उन्होंने कुछ पेपर सेट किए होंगे। तो अपने स्कूल के पास्ट ईयर के पेपर्स, मैं सीबीएसई के सैंपल पेपर की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ तुम्हारे स्कूल के पास्ट ईयर के पेपर की बात कर रहा हूं, उसका जुगाड़ करो कहीं से। तुम्हारे सीनियर से मिल जाएंगे या किसी किसी स्कूल की लाइब्रेरी में रखे होते हैं, या फिर कोई और जो तुम कर लोगे मुझे पता है, इसके लिए मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। तो अपने स्कूल के पर्सनल लेवल पे पुराने पेपर्स ढूंढो और उसकी प्रैक्टिस कर लो। मैं कह रहा हूं ज्यादातर पेपर उसमें से आता है और तुम प्रैक्टिस करोगे तो आएगा भी, तो तुम्हें पता लग जाएगा। अब तुम कहोगे सर पहले तो कोविड था, अरे कोविड के टाइम पे भी बहुत सारे टेस्ट प्रिपेयर किए थे, ऑनलाइन हुए थे, वो देख लो, या फिर कोविड से पहले जो पेपर्स थे वो देख लो। मतलब 2-3 साल के पेपर आपको देखने पड़ेंगे। ये मत कहना कि सिर्फ एक बार का मिल गया उससे काम चल जाएगा, हालांकि उससे बहुत फायदा होगा। अपने टीचर का व्यू पता लगता है, क्योंकि देखो हर स्कूल में अलग अलग टीचर है, सभी टीचर्स को अपने हिसाब से पेपर बनाना है। और आप कहोगे कि सर इस बार तो मार्किंग स्कीम थोड़ी सी अलग है, मतलब एमसीक्यूज भी आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव भी आ रहे हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आएंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन पहले एमसीक्यू नहीं आते थे, तो एमसीक्यू का आइडिया तो नहीं लगेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव यानी 1 लाइनर क्वेश्चन का, शॉर्ट आंसर का, लॉन्ग आंसर का, उससे आपको पूरा पूरा आइडिया लग जाएगा और लगभग उसी तरीके के, उसी पैटर्न के क्वेश्चन आने वाले हैं। ये टिप उन लोगों के लिए है जिनके टीचर वही थे पहले, जो पहले पेपर सेट करते थे वही अब सेट करेंगे। अब तुम कैसे आइडिया लगाओगे, यार मेरे स्कूल में तो मान लो इकोनॉमिक्स के 2 टीचर हैं, दोनों में से कौन सेट करेगा। अरे ये दारोमदार है ना, स्पेशल एक टीचर को मिला होता पेपर सेट करने का, तुम्हें बताते नहीं है। जो पहले से सेट करता आ रहा है ना पेपर, मेनली वही टीचर्स सेट करते हैं। तो ज्यादातर स्कूल्स के अंदर ये फॉर्मूला काम कर जाएगा, तो दिल को तसल्ली भी मिल जाएगी और तुम्हारा कोर्स कंप्लीट भी हो जाएगा, मतलब एग्जाम की प्रिपरेशन भी शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं तुम्हारे टाइम टेबल मैनेज करने में, मतलब सर हमारे एग्जाम है और अब हमें कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो यहां पर स्टूडेंट्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ, देख लो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट है, पहले इनके बारे में बात कर लेता हूं, फिर बात करूंगा उन बच्चों के बारे में जिनका सिलेबस अभी बाकी है, ठीक है। दोनों के बारे में बात करूंगा। जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट है ना, वो अपनी क्विक रिवीजन करनी स्टार्ट कर दो। क्विक रिवीजन कैसे करनी है, वीडियोस बना रखी है, आप वीडियोस देख लो। मतलब वीडियोस देखनी इंपॉर्टेंट है। वीडियोस है ना यार, मुझे लगता है कि एक सप्लीमेंट की तरह काम करता है। मेन स्ट्रीम जो है ना वो तुम्हारा दिमाग है,
चाहे तुम किसी स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हो या स्कूल में कुछ सीखा है। और बहुत सारे बच्चे मुझे पता है कि ऑफलाइन ट्यूशन भी जाते हैं, हाँ, और बहुत सारे बच्चे हम पर ही डिपेंडेंट है। तो आपने वो वीडियोस देखी है तो अब उसकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा करके देख लो, ठीक है। अभी भी कुछ टॉपिक्स अगर आपके छोटे मोटे रह गए हैं तो उन टॉपिक्स की स्पेशली अभी देख लो। अभी छुट्टियां ले लो, छुट्टियां तुम खुद ले सकते हो ना, मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि स्कूल मत जाना, मतलब डिपेंड करता है कि तुम्हारे स्कूल के हालात क्या है, कितनी स्ट्रिक्टनेस है स्कूल के अंदर, उसके अंदर मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता। आप अपना अलग से पूरा दिन एक सब्जेक्ट के लिए निकाल लो और उस पर पूरा टाइम डिवोट करो, अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर लो। अगर फिर भी कोई ऐसा बड़ा क्वेश्चन है जो मुझे लिखकर कमेंट सेक्शन में आप नहीं बता सकते, उसकी फोटो खींच के मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर दो, मैं वहां पर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर ही रहा हूं, ठीक है। क्विक रिवीजन की तरफ ध्यान देना। अब ऐसा टाइम नहीं है कि तुम्हारे पास पूरे पूरे मतलब पेज भरे पड़े हैं, उसको दोबारा लर्न करना स्टार्ट कर दो। शॉर्ट नोट्स, हेडिंग रिवाइज करो। अब तो वो टाइम आ गया है, पूरा टाइम था जब लर्न करना था आपको, और आपने लर्न कर लिया है तो उन लोगों के लिए बात है, जिन्होंने नहीं किया उसकी बात अभी करता हूं। फिर दोस्तों सैंपल पेपर पे फोकस करना, और ये सैंपल पेपर मैं आपसे जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो पास्ट ईयर के पेपर का जुगाड़ कर लो। अगर तुम पास्ट ईयर के अपने स्कूल के पेपर्स का जुगाड़ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, सीबीएसई के सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करो। इससे ना एक आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई क्वेश्चन किस तरीके का आता है और उसका आंसर हमें लिखना कैसे है। काफी बार ना टॉपिक्स अपने कंप्लीट होते हैं लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका नहीं पता होता, तो टॉपिक्स आते आते भी ना, मतलब आ रहा है मुझे लेकिन टीचर ने किसी और तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया तो उसका आंसर सही सेट पैटर्न में नहीं दे पाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस नहीं की। तो अनसॉल्व्ड पेपर्स यहां से करने होंगे आपको, ठीक है ना। सॉल्व भी कर लो पहले, फिर अनसॉल्व कर लेना। और सबसे जरूरी है दोस्तों माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग क्या होता है ये अभी बताता हूं। माइंड मैपिंग एक तरीके से आपको बताऊं तो एक फ्लो चार्ट की तरह होता है। एक नेक्स्ट पेज में माइंड मैपिंग की देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। माइंड मैपिंग आपको बताता हूं। देखो माइंड मैपिंग का मतलब होता है एक चैप्टर ले लो, जैसे कि मैं बिजनेस स्टडीज के एक चैप्टर की बात कर रहा हूं और चैप्टर का नाम है डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग की माइंड मैपिंग आपने कैसे करनी है, ऐसे करनी है। डायरेक्टिंग एक चैप्टर है भाई, मैं इसको पढ़ूंगा दो पार्ट में। एक पार्ट में डायरेक्टिंग चैप्टर के बेसिक्स पढ़ूंगा मैं, अच्छा ये क्या होते हैं ये लव सर बता रहे हैं। दूसरे पार्ट्स में मैं डायरेक्टिंग चैप्टर के एलिमेंट्स पढ़ूंगा। भाई डायरेक्टिंग के ना 4 एलिमेंट है, ठीक है। पहले नंबर पे सुपरविजन है, ठीक है। दूसरे नंबर पे मोटिवेशन, कुछ भी मान लो, मतलब तीसरे नंबर पे आ रहा हो, ऐसा कोई नंबर सीक्वेंस नहीं है। तीसरे नंबर पे लीडरशिप, स्पेलिंग समझ में आ रही होगी मुझे लग रहा है आप लोगों को। और चौथे नंबर पे आपके पास कम्युनिकेशन है। और जब बेसिक्स की बात आएगी तो तुम यहां पर डायरेक्टिंग का कॉन्सेप्ट यानी इसका मीनिंग करना, ठीक है। और दूसरे नंबर पे डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस करना। ये क्लासिफाई हो गया पूरा चैप्टर, ठीक है ना। मतलब 2 टुकड़े कर लिए हैं, 4 एलिमेंट एक बार में करने हैं। और ये बेसिक्स जब इकट्ठे मतलब करो पढ़ने बैठोगे तो ये इकट्ठे कर लेना है। मुझे पता है एक बार में जब तुम पढ़ने बैठोगे तो पूरा चैप्टर एक बार में करना मुश्किल काम है, लेकिन जो लोग कर रहे हो तो उनके लिए बहुत बढ़िया। जो नहीं कर पा रहे हैं वो 2 टुकड़े कर लो। 2 टुकड़े में भी ऐसा कर सकते हो, जो ज्यादा टुकड़े करेंगे वो सुपरविजन और मोटिवेशन एक साथ पढ़ लेंगे, फिर लीडरशिप और कम्युनिकेशन एक साथ पढ़ लेंगे। ऐसे दिमाग में क्लैरिटी आनी चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए कि किस चैप्टर में कितना कंटेंट है। अच्छा चलो एक एग्जांपल और देता हूं यहां पर। चलो दोस्तों मतलब चीजें इजी कर रहा हूं आप लोगों के लिए। मार्केटिंग की बात कर लो। वैसे तो बहुत सारे स्कूल्स के अंदर मार्केटिंग आ नहीं रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मार्केटिंग के बारे में बताओ। फिर दोबारा मार्केटिंग को देखो 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक बेसिक्स है और फिर मार्केटिंग मिक्स है। मार्केटिंग मिक्स के अपने एलिमेंट्स है, 4 P होते हैं, प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्लेस। इन सबको अलग अलग करके पढ़ लो, मतलब कटाई छटाई कर लो कि सेपरेट करके पढ़ना है, एक बार में एक मिक्स खत्म करना है। फिर बेसिक्स में अगर बात करोगे तो मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी है, यहां पर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सोसाइटल कॉन्सेप्ट, ऐसे करके है ना। तो वो 5 कॉन्सेप्ट्स हैं, ये पढ़ लो। और यहां पर दोस्तों मार्केटिंग के फंक्शंस हैं। अभी हाल फिलहाल के लिए ना कंट्रोलिंग में एक बात की जाती है जो सारे सब्जेक्ट के लिए, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे बिजनेस स्टडीज हो, चाहे मैथमेटिक्स हो। अभी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए एक बात कहते हैं, इफ यू वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग देन इट विल एंड अप विद नथिंग। अगर आप हर एक चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो अभी मेन चीजों को करते हुए चलो, ठीक है। बिल्कुल डीप घुसने की कोशिश मत करना, ये आपका अटेम्प्ट है। इसमें मेन चीजें कर लोगे ना तो सही रहेगा। प्री बोर्ड आएगा ना तब तक ये बेसिक चीजें आपको क्लियर होगी, फिर आप डीप कॉन्सेप्ट्स पे फोकस कर पाओगे। अगर अभी से तुमने डीप कॉन्सेप्ट्स में फोकस करना शुरू कर दिया ना, मैं जानता हूं कि ये बिल्कुल शुरुआती दिन नहीं है, लेकिन बिल्कुल एंड के दिन भी नहीं है। तो अभी टाइम है तुम्हारे पास, इतना घबराने की और परेशान होने की बात नहीं है। तो चलो ठीक है, माइंड मैपिंग की बात की, अपनी माइंड मैपिंग खुद बनानी है। खुद बनाओगे तो ही बढ़िया है, ठीक है, तो ही होगा। फिर दोस्तों आप लोगों के लिए जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उनके लिए है टाइमर टेस्टिंग। टाइमर टेस्टिंग एक तरीके का सेल्फ असेसमेंट है, यानी तुम कोई क्वेश्चन है,
उसको सॉल्व करने के लिए बैठो और देखो कि तुमने उस क्वेश्चन का आंसर कितनी देर में लिख दिया। ये बेसिकली बात करूं आपसे तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होने चाहिए। बिजनेस स्टडीज में 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, इकोनॉमिक्स में 6 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, अकाउंटेंसी में अपना एक फुल फ्लेज्ड पार्टनरशिप का क्वेश्चन या एडमिशन का या रिटायरमेंट का या डेथ वाला, या फिर जिसमें कंपनी आ रही है तो कंपनी में देख लो फॉरफीचर वाला केस है या नहीं है, ठीक है। ऐसे वाले केसेस को आप देखो कैलकुलेशन कितनी देर में कर लेते हो किसी क्वेश्चन की, और जिसमें कैश फ्लो स्टेट मारा है कैश फ्लो वाले कर लो। और मैथ्स वाले तो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हो, वो शॉर्ट आंसर भी लॉन्ग आंसर भी हो सकता है कि आपने कितनी देर में उसको सॉल्व किया। और प्रैक्टिस करके ना उस टाइम को रिड्यूस करने की कोशिश करो। लाइक ये क्वेश्चन तुम 12 मिनट में सॉल्व कर रहे हो तो हो सके तो उसको 10 मिनट पर लेकर आओ, और नहीं भी ला रहे ना तो एक मैनेजमेंट का आइडिया तो बनाओ कि आप 6 नंबर के 5 क्वेश्चन कितनी देर में सॉल्व करते हो। मान लो 12 मिनट में कर रहे हो तो 6 नंबर के 5 क्वेश्चन हो गए 12 पंजे 60, 1 घंटे में तुम कर रहे हो। तो यानी कितना तुम पेपर कितनी देर में अटेम्प्ट कर लोगे उसका आइडिया तुम्हें यही हो जाएगा, ठीक है। अभी ये भी बात करूंगा हाउ टू राइट आंसर्स, थ्योरी की बात करूंगा कि आंसर लिखने भी कैसे आपने, ठीक है, वही बात करने वाला हूं। अब उन स्टूडेंट्स पे आ जाते हैं, उन लोंडो पे आ जाते हैं जिनका सिलेबस अभी बाकी है। देखो जो अभी जीरो है ना, मैं उनकी बात नहीं करने वाला, जीरो वाले का तो ऊपर वाले रखवाला, ठीक है। लेकिन जिन्होंने कुछ ना कुछ क्लास अटेंड ही किया मतलब नहीं पढ़ा, उनकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। और जिनका आधा सिलेबस उनकी बात कर रहा हूं। पहली बात तो जो जो चीजें तुम्हें नहीं आती है उनको लर्न करना शुरू कर दो, लर्न थिंग्स, अंडरस्टैंड करना शुरू करो। अभी वो वक्त नहीं है कि टॉपर्स की कॉपी करके नकल करके, हाँ भाई मतलब नकल, पेपर वाली नकल की बात नहीं कर रहा, मतलब जिस तरीके का बिहेवियर उनका है, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वैसा ही बिहेवियर आप अपनाओ। ये पॉसिबल नहीं है, उसको कॉपी मत करना, क्योंकि उसको कॉपी करने के चक्कर में आप अपना कुछ ना कुछ खो बैठोगे। अपना ध्यान केंद्रित करना है चीजों को सीखने पे। अभी अभी टाइम है भाई, एंड नहीं आ गया, प्री बोर्ड नहीं है ये, तसल्ली बकस काम करना है, जल्दबाजी मत मचाओ। अगर यहां जल्दबाजी मचाने की कोशिश कर दोगे ना फिर चीजें क्लियर ही नहीं होने की है। तो चीजों पे ध्यान दो और प्रैक्टिस करो अपने सॉल्व्ड क्वेश्चंस। सोल्व्ड क्वेश्चन पे ध्यान दो भाई, आप अभी अनसोल्व्ड पे मत आओ। और मैं बोल रहा हूं कि परफेक्शन की तरफ तो आपको भागना ही नहीं है, मत बनो परफेक्ट। अभी आप एवरेज बनो। जितने नंबर का पेपर तुम अटेम्प्ट करके आओगे बस ये सोचो कि मेरे पूरे नंबर आने चाहिए। मान लो 80 मार्क्स का पेपर है और आपने अटेम्प्ट किया 60 मार्क्स का, तो ये सोचो 60 में से 60 ही आने चाहिए, क्योंकि प्रिपरेशन भी आपके 60 नंबर की है ना। जो चैप्टर नहीं आ रहा है उसको अभी अवॉइड करो, मतलब जो टॉपिक्स सीखने में परेशानी हो रही है उसको अवॉइड करो, लेकिन सीखना मतलब शुरू करो। मतलब मैं तुमसे बात करूं अगर इकोनॉमिक्स में आपके मान लो 3-4 दिन बाद पेपर है और आपको नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे हैं, तो अभी नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल स्किप करो भाई, 6 नंबर का हटा दो उसको। अपना जो आता है ना उनको सीखो, दोबारा सीखो, उनकी रिवीजन भी कर सकते हो। लेकिन क्विक रिवीजन वाला कॉन्सेप्ट आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने तो कोर्स किया ही नहीं अभी पूरा। तो जितनी चीजें की हैं उनकी बात करो। आई होप कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। फिर भी कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए, क्योंकि सीबीएसई का सैंपल पेपर मैं बता रहा हूं आने वाला है फटाफट से। तो दोस्तों अब यहां पर बात करें कि सैंपल पेपर भी आप कर सकते हो। जी हां, आप सैंपल पेपर भी करो, लेकिन ये वाले सैंपल पेपर मत करना जो ये कर रहे हैं अनसोल्ड वाले। ये अनसोल्ड प्लस सोल्ड दोनों करेंगे। आप सिर्फ सैंपल पेपर करके जाओ, सोल्ड 1 या 2 सैंपल पेपर कर लो, उससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा हाँ भाई क्वेश्चन इस लेवल के आने वाले हैं और आंसर उसका इस तरीके से लिखना है। अब तुम्हारे 2 डाउट है, सर सैंपल पेपर कहां से करें और आंसर कैसे लिखें, कम टाइम में पेपर कैसे खत्म करें। भाई कम टाइम में पेपर खत्म करने का तरीका इनके लिए है, ये अपना टाइमर टेस्टिंग करेंगे। तुम यहां मत जाओ, तुम तो पहले ही सिलेबस कम प्रिपेयर करके जा रहे हो, तो तुम्हारा तो कम टाइम में वैसे ही खत्म हो जाएगा। यहां अपना दिमाग ज्यादा तेज लगाना मत, ठीक है। दूसरा, सैंपल पेपर कहीं से भी ऑनलाइन बहुत सारी जगह से मिल रहे हैं सैंपल पेपर, कोई भी वेबसाइट से। अब वेबसाइट के नाम मैं यहां किसी का प्रमोशन नहीं करना चाहूंगा, आप गूगल पे टाइप करोगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी जिसपे अब पूरा सेट पैटर्न है ना कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि सीबीएसई ने भी बताया ही नहीं है कि कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, तो उस हिसाब से तो कहीं पेपर मिलेगा ही नहीं। अभी सभी का अलग अलग तरीके से आएगा, लेकिन मुझे पता है गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं जिनका अक्टूबर में पेपर होना है, उनका सीबीएसई के सेट पैटर्न पे पेपर आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर मुझे लगता है कि तभी पेपर अनाउंस करेंगे या पेपर लेंगे जब सीबीएसई का सैंपल पेपर आ चुका होगा। तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। प्री बोर्ड के लिए फिर बताऊंगा कि हाँ भाई गवर्नमेंट स्कूल के पेपर भी इंपॉर्टेंट होते हैं, कि वहां से आपको पेपर उठाने हैं, कौन से गवर्नमेंट स्कूल के, नवोदय के या केंद्रीय विद्यालय, कौन सा स्टडी मटेरियल सबसे अच्छा होता है, उन सब चीजों पर प्री बोर्ड के लिए डिस्कशन बाकी है, तो उसको वहां रहने दो। अभी आप कहोगे कि सर मुझे आंसर कैसे लिखने हैं, तो आंसर लिखने की बात कर लेता हूं। आंसर ना देखो, आंसर न्यूमेरिकल की तो बात करूंगा नहीं, थ्योरी की बात करूंगा। हाउ टू राइट थ्योरी आंसर, सिर्फ थ्योरी के बारे में बात करूंगा, थ्योरी आंसर्स। राइटिंग कैसे भी हो यार समझ जाना,
ठीक है, यहां पर है ना, मतलब आपसे जब भी क्वेश्चन में पूछेगा स्टेट, ये वर्ड ध्यान रखना, स्टेट, मेंशन, लिस्ट, एन्यूमरेट, गाइस जब भी आपसे ऐसे कुछ वर्ड बोलेगा ना, मतलब अगर आपसे बोल दे, 11वीं और 12वीं दोनों के पेपर होने वाले हैं, मैं जानता हूं होने 10वीं और 9वीं वाले बच्चों के लिए भी है, लेकिन ये स्पेशल स्टेटमेंट है। जब भी मान लो आपसे पूछे स्टेट द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, तो स्टेट करने का मतलब सिर्फ उनके नाम लिखने हैं, एक्सप्लेन नहीं करना। अगर बोले स्टेट द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, तो उनकी एक एक लाइन जो हेडिंग वाली है वो लिखनी है, उनको एक्सप्लेन नहीं करना। जब तक वो क्वेश्चन के अंदर आपको एक्सप्लेन, डिस्क्राइब या इलस्ट्रेट जैसे शब्द ना दे, तब तक नहीं करना, ठीक है। अगर हो सके जब ये ऐसे शब्द दे, तो आप एक डायग्राम बना सकते हो, जो बुक में कहीं नहीं मिलेगा आपको। डायग्राम यार अपनी मर्जी से हो सकते हैं, डायग्रामेटिक स्किल्स बताता हूं आपको, मेरी डायग्राम वैसे बहुत खराब है, लेकिन आप समझ लो। मान लो कोई प्रोसेस आया है, उस प्रोसेस के अंदर 4 स्टेप्स हैं, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में 4 स्टेप्स हैं भाई, तो 4 ऐसे ब्रिक बनानी है और ऐसे एरो बन जाएगी। पहले स्टेप यहां लिखना है, पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन बीच में लिखना है, और फिर ऐसे आ जाएंगे, फिर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, और फिर यहां पर इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ऐसे 4 स्टेप्स बना दिए। या फिर आपको लग रहा है कि सर एग्जाम में 2 प्रोसेस आ गए हैं, तो दोनों डायग्राम सेम बना दूं, दोनों मत सेम बनाओ, एक ऐसे बना दो, 2 3 4, मान लो ऐसे, पहली हेडिंग यहां लिखो, दूसरी हेडिंग यहां लिखो, तीसरी हेडिंग यहां लिखो। मान लो किसी चीज की इंपॉर्टेंस आ गई है, तो इंपॉर्टेंस के लिए मेरे पास एक अच्छा सा है, ऐसे एक गमला बना दो, बना दिया, और फिर ऐसे ऐसे ऐसे, मैं क्या कर रहा हूं मुझे नहीं पता, लेकिन सही कर रहा हूं, ऐसे ये पत्तियां बना दी, ठीक है ना, ये पत्तियां बना दी, जितनी मुझसे बन सकी मैंने बना दी, ये बना दी। अब क्या है, क्वेश्चन पूछा है कि प्लानिंग की इंपॉर्टेंस बताओ, तो गमले में लिखना है यहां पर इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, लिख दिया। रफ एंड डायग्राम बनाने, ज्यादा सजावट करके टाइम वेस्ट नहीं करना। अब प्लानिंग की जो इंपॉर्टेंस है, पहली इंपॉर्टेंस यहां लिखो, दूसरी यहां लिखो, तीसरी यहां लिखो, चौथी यहां लिखो। 4 पूछिए तो 4 लिख दो, फीचर्स पूछिए तो फीचर्स कर देना, जैसे चाहे वैसे कर देना। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आ रहे हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के लिए आप अपना डायग्राम जो बुक में नहीं है वो फॉलो कर सकते हो। मान लो मैंने बोला एक ये वाला डायग्राम बना दिया, ये डायग्राम पता क्या बोल रहा है, ये वाले सब एम्प्लॉइज का डायरेक्शन सेम है, एक ही तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और ये वाला कोई एम्प्लॉइज इस तरफ व्यू रख रहा है, कोई इस तरफ, कोई इस तरफ, कोई इस तरफ, यहां पर एक तरफ नहीं जा रहे, तो ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, ये नहीं कर रहा। ऐसा डायग्राम हो सकता है। या फिर आपसे एक बात और करूं कि मान लो ये एक बॉस है, ये उसके जूनियर है, ये बॉस इनको ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, यहां पर ये जूनियर है, सबऑर्डिनेट्स हैं, यहां पर 2 बॉस हैं, ठीक है। ये 3 को छोड़ के एक भी ले सकते हो सबऑर्डिनेट, ये भी ऑर्डर दे रहा है, ये भी ऑर्डर दे रहा है, तो यार एक सबऑर्डिनेट के 2 बॉस होने नहीं चाहिए, तो ये यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो नहीं करता डायग्राम। ये वाला यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करता है, मतलब जितने भी सबऑर्डिनेट्स हो उनका एक ही बॉस होना चाहिए। अगर मल्टीपल बॉस होते हैं ना, ये किसी का काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसको बोलेगा ये ए है मान लो, इसको बोलेगा कि मैं बी का काम कर रहा था इसलिए तेरा काम नहीं हुआ, और इसको बोलेगा मैं ए का काम कर रहा था इसलिए तेरा काम नहीं होगा, दोनों में और लड़ाई करा देगा। तो ऐसे कुछ स्किल्स होती हैं, ये अभी छोटी मोटी डेवलप कर लो, मतलब एकदम एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट होने की जरूरत प्री बोर्ड में आएगी। प्री बोर्ड की इंस्ट्रक्शन का लेवल बिल्कुल ही अलग होता है, क्योंकि पूरा सिलेबस आ रहा होता है ना। अभी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं सर मेरा सिलेबस ये आ रहा है, मेरा सिलेबस ये आ रहा है, हर एक स्कूल में अलग सिलेबस आ रहा है, तो हर एक स्कूल को कैटर करना ही बड़ा मुश्किल काम है। इकोनॉमिक्स में पढ़ाता हूं, तो किसी किसी स्कूल में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरी आ रही है, मैंने तो रूरल डेवलपमेंट तक कराया है। किसी किसी स्कूल के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी आ रही है, मैंने तो गवर्नमेंट बजट तक कराया है, उसका भी एक चैप्टर छोड़ रखा है बीओपी वाला, है ना। तो मतलब हर एक को सेटिस्फाई कर दूं ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर एक स्टूडेंट के लिए स्ट्रैटेजी बना दी, ये मेरे लिए जरूरी था। थ्योरेटिकल क्वेश्चन के आंसर ऐसे लिखने हैं, न्यूमेरिकल की तो भाई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होती है, वो पूरा परफॉर्मा होता है। तो मैंने बताया आपको कैसे आंसर लिखने हैं, हेडिंग लिखनी जरूरी है। अच्छा एक चीज और, अच्छा जब आप आंसर एक्सप्लेन करोगे तो आपकी जो हेडिंग है, मान लो पूछ लिया कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स ही लिखो, तो आपने लिख दिया हेडिंग प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये लिख दी हेडिंग, फिर इसको कॉलन ऐसे हाइफन, फिर इसको नीचे से एक्सप्लेन करना शुरू करना, ऐसे नीचे से एक्सप्लेन करना। और दोस्तों किसी भी हेडिंग में आप 2-2.5 लाइन से ज्यादा एक्सप्लेन मत करना। अगर आप इससे ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हो तो सोचो आप कुछ गलत कर रहे हो, मतलब गलत करने का मतलब ये कि शायद टाइम पर पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और ये जो एक्सप्लेनेशन है ये जरूरी नहीं है कि रटी हुई हो, अगर आपको रटी हुई है तो क्या ही कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, नंबर तो कोई काट ही नहीं सकता। लेकिन रटी नहीं हुई तो
हेडिंग तो एनसीईआरटी वाली होनी चाहिए कहते हैं। बिजनेस स्टडीज की बात कर रहा हूं, इकोनॉमिक्स में तो ठीक है अलग चल जाता है। बिजनेस स्टडीज में एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, सीबीएसई के द्वारा भी और स्कूल के द्वारा भी, चाहे वो स्कूल्स पूनम गांधी या सुभाष जैसे भी पढ़वा रहा हो, लेकिन उसको पता है कि सीबीएसई की जो मार्किंग स्कीम बनेगी उसमें एनसीईआरटी वाली हेडिंग लिखी होगी। तो वैसे सुभाष जी और पूनम गांधी एनसीईआरटी वाली हेडिंग ही लिखते हैं, तो डरने वाली बात है ही नहीं। तो उसकी एक्सप्लेनेशन 2 से 2.5 लाइन में, अगर आप इससे ज्यादा लिख रहे हो तो गड़बड़ी कर रहे हो। और इसके एक्सप्लेनेशन में ये हेडिंग का नाम रिपीट मत करना, अगर रिपीट कर रहे हो तो टीचर समझ जाता है कि तुम उसका पोपट बना रहे हो, फिर वो समझ जाएगा कि हाँ इसको पूरे नंबर देने ही नहीं है। मतलब जो हेडिंग बनाई है उससे आगे की स्टोरी यहां पर लिखनी है। तो यार ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको बतानी चाहिए। तो हाँ, हमारी बात कंप्लीट हुई कि आपकी छुट्टियां कैसे मैनेज करोगे। छुट्टियां खुद ही ले सकते हो और उसके अंदर खुद ही अपना काम कर सकते हो, टाइम टेबल तो वही मैनेज हो जाएगा। अब मैं ये बताऊं कि किस सब्जेक्ट को कितने घंटे पढ़ना है, वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है और कितना सिलेबस आपका रह गया है। तो उसके लिए तो कोई माइका लाल नहीं है जो आपको बता दे कि 4 घंटे अकाउंट्स पढ़नी है, 3 घंटे इकोनॉमिक्स पढ़नी है। ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, ये क्वेश्चन ही डैमेज कर, इसका आंसर सब लोग अलग अलग देंगे तो डैमेज हो जाओगे। अपनी नीड के हिसाब से अपने आवर्स निकालने हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट की अलग कैपेबिलिटी होती है कि कोई बंदा एक टॉपिक 2 घंटे में कवर करता है, कोई बंदा उस टॉपिक को 1 घंटे में कवर करता है। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे वाले बुरे हैं, 2 घंटे निकाल लो, क्या दिक्कत है। जब तुम करने लगोगे तो तुम भी उसी लेवल पे आ जाओगे, फिर प्रैक्टिस करते करते 1 घंटे में। जैसे नेशनल इनकम का क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट 3 मिनट में उसको सॉल्व कर देता है और एक स्टूडेंट है जो 10 से 15 मिनट लगाता है। तो 10 से 15 मिनट लगाने वाला स्टूडेंट ये ना सोचे कि मुझे 3 मिनट में ही सॉल्व करना है। अरे भाई तू 10 से 15 मिनट में ही सॉल्व कर, लेकिन तू जब 50 या 60 या 70 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका होगा सोल्व वाले ना, तो तुझे पता भी नहीं लगेगा कि तू भी 3 मिनट पे आ गया। आराम से सॉल्व कर, नाम देख आइटम का, सामने उसका अमाउंट देख, धीरे धीरे कैलकुलेशन कर, अपने आप सब कुछ फास्ट हो जाएगा। बस ईमानदारी से प्रैक्टिस करनी है। एक दूसरे को देख देख कर प्रैक्टिस कॉपी नहीं होती, प्रैक्टिस अंदर से ही आती है, एक अंदर की स्किल है वो। तो कभी ये मत सोचना कि दूसरा मुझसे आ गया मेरे को उसके जैसा करना है। आप अपना शुरू करो, बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप उससे भी आगे निकल जाओगे। ये प्रैक्टिस से ही वो आगे निकला है, तुम्हें बताता नहीं है कोई भी। सब बच्चे शाणे टॉपर घर में बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, किसी को नहीं बताते। स्कूल में चुपचाप बैठेंगे और कभी कभी कह देते हैं हाँ मुझे नहीं आता, बस ऐसे ही हो गया। अरे सब प्रैक्टिस करते हैं, तुम्हें नहीं बताता कोई भी। अपना वो स्क्रीन टाइम रिड्यूस करो जो पबजी या फिर दूसरी गेम में या इंस्टाग्राम को फालतू में चलाने में, स्नैपचैट को चलाने में फालतू में जो वेस्ट कर रहे हो, पता नहीं लगता। डेली 10 मिनट चला लिया, मान ले सोचते हो कि 10 मिनट तो सर मैं गेम खेलता हूं या 10 मिनट तो मैं सोशल मीडिया को चलाता हूं। जो तुम्हारी पढ़ाई से रिलेटेड बातें हैं उनको देख लो। बाकी 10 मिनट करते करते वो एक महीने में बहुत सारे मिनट्स हो जाते हैं। तो तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पर हो सकते थे जो पेपर में छूटेंगे ना, जिसके फिर उसको आइडिया होगा, जिसके नहीं छूटेंगे तो वेल एंड गुड है भाई, बहुत बढ़िया कर लिया। ठीक है ना। तो इन बातों को यार ध्यान रखो, जो मैंने स्ट्रेटेजी पॉइंट आपको बताए हैं बेसिकली इनके बारे में फोकस कर रहा था मैं, कि जिनका सिलेबस बाकी है वो ये अपनाए, जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो ये अपनाए। इसके अलावा कोई दिक्कत डाउट परेशानी है कमेंट सेक्शन में बताए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।